नमस्कार। आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल। पटना में आज हुंकार से पहले हाहाकार की कोशिश की गई। किसी तरीके से एक बड़ी भगदड़ को रोका गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी। आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी की रैली को भंग करने की जो कोशिश की गई, कौन है उसके लिए जिम्मेदार? ये देखिए, राज्य सरकार इस जिम्मेवारी से बच नहीं सकती है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की थी। और 1 साल पहले से घोषित रैली थी, लाखों लोग आएंगे, सरकार को मालूम था। और अभी हम लोगों ने प्रेस में ये भी रिलीज किया कि सरकार के इंस्ट्रक्शन से बकायदा एक भी व्यक्ति ग्राउंड के अंदर संदिग्ध अवस्था में पाया गया और उसकी सारी चीज़ों को चेक किया जाएगा। और डॉग स्क्वाड होगा, एंटी, वो सारी चीज़ों के बारे में उनके गाइडलाइंस थे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास है। उसके बावजूद आखिर में इतने बॉम्ब किसने प्लांट किया, कैसे प्लांट हो गए, और सरकार रोक नहीं पाई। और मुझे सबसे दुख ये हुआ कि मेरे एक बहुत करीबी आदमी ने लंदन से मुझे लगभग 10:20 को फोन किया कि टीवी चैनल पर दे रहा है कि पटना में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। और मैंने तत्काल करीब 15-20 मिनट के बाद मैंने पटना के एक जिलाधिकारी को टेलीफोन किया 11:15 पे। उनको जानकारी मिली थी कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। और ये 10:45 की बात है। और इतना ही नहीं तो मंच पर से लगातार खबरें आ रही थी। और जब मैंने लगभग 12:15 12:30 बजे राज्य के वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी को फोन किया तो उन्होंने मुझसे फोन पर कहा कि ये टायर का बस्ट है, ये टायर जो है फटा, उसकी आवाज है। बिहार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि एक राजनीतिक साजिश है। क्या सबूत है आपके पास कि यह राजनीतिक नहीं, साजिश? राजनीतिक साजिश तो कोई ना कोई, अब किसकी साजिश है ये तो सरकार का काम पता लगाना। लेकिन इस रैली को विफल करना, यानी भगदड़ मच जाए, यानी उद्देश्य जिसका भी रहा होगा, उद्देश्य यही रहा होगा कि इस विस्फोट से कुछ लोग मर जाएं। और अगर मंच आयोजकों को, अगर हम लोग मंच पर से ये अनाउंस नहीं करते कि कृपया दिवाली के पटाखे न छोड़े, दिवाली में विलंब है, क्रैकर न छोड़ें, तो अगर ये भीड़ को खबर हो जाती कि बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है और लोग मर गए हैं, तब कल्पना कीजिए किस तरह की भगदड़ मच सकती थी, कितने लोग मारे जाते। तो मैं तो रैली के आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगा और रैली में आए लोगों को भी, कि लोगों ने धैर्य और संयम जो है बनाए रखा, नहीं तो बहुत बड़ी घटना हो पर सकती है। जो बिहार की सरकार है वो कह रही है कि हमने पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए थे। भीड़ इतनी थी कि हर आदमी को चेक कर पाना थोड़ा मुश्किल, लेकिन सरकार का दावा है कि इतना जबरदस्त बंदोबस्त था वहां पर पुलिस का। हम भी वहां पर मौजूद थे। कोशिश तो पुलिस ने अपनी तरफ से कम की। आप नहीं मानते? कोशिश की, लेकिन विस्फोट तो हो गया। और एक दो विस्फोट नहीं हुआ। अगर 8 बम, 7 या 8 बम विस्फोट हो गया, और आज तक पटना में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई, कभी नहीं हुआ इस प्रकार की घटना। ये तो सरकार को अपनी विफलता को स्वीकार करना पड़ेगा। आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इनपुट नहीं था, और बोध गया ब्लास्ट में इनपुट था तो भी तो हो गया। तो इनपुट था तो भी हो गया, इनपुट नहीं है। और हम लोगों ने तभी कागजात निकाले हैं कि जो पटना के जिलाधिकारी ने सभी दंडाधिकारियों को जो दिशा निर्देश दिया था, वो दिशा निर्देश में स्पष्ट उल्लेख है कि पूरे फील्ड का, केवल मंच का नहीं, पूरे फील्ड को जो है, और श्वान दस्ते के साथ, कुत्ते का जो दस्ता होता है, उसे पूरे फील्ड की जो है उसकी जांच पड़ताल किया जाना है। तो सारे इंस्ट्रक्शन, सारे गाइडलाइंस थे। इसलिए देखिए, अब बिहार आतंकियों के निशाने पर आ गया है। यासीन भटकल की गिरफ्तारी के दौरान जिस प्रकार से बिहार सरकार का रुख रहा कि उसको पूछताछ करने के दिन उनको पकड़ा नहीं, उनको रोका नहीं, तुरंत एनआईए को सुपुर्द कर दिया और सरकार बचती रही, वो ये छूना नहीं चाहती थी। आप इशरत जहां को बिहार की बेटी कहा जाता है, लश्कर की वो आतंकवादी है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आतंकियों को लेकर वोट बैंक के खतरे में, वोट बैंक की चिंता में थोड़े नरम है? निश्चित, अगर ऐसा नहीं होता तो इशरत जहां के बारे में जदयू के नेताओं का यह बयान आना कि बिहार की बेटी, और बिहार की बेटी को गुजरात के पुलिस से मार दिया, इससे शर्मनाक बयान और कुछ हो सकता है क्या? जिसे मैंने कहा कि तब तो ये कल यासीन भटकल को जदयू के नेता कह सकते हैं कि बिहार का दामाद है, क्योंकि यासीन भटकल की शादी बिहार के समस्तीपुर जिले में हुई है। देखिए, इसलिए जो आतंकवाद हो या उग्रवाद हो, उसके प्रति कठोर रवैया अगर नहीं अपनाएंगे, और जिस तरह का रवैया अपनाएगा, और आज बौद्ध गया बॉम्ब ब्लास्ट को 4 महीना हो गया, बताए केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है क्या? कौन लोग थे, क्या साजिश थी? 4 महीना हो गया, कुछ पता नहीं चल पाया। अगर बौद्ध गया के आतंकी हमले में सरकार और संदिग्ध लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, और आज इतनी बड़ी घटना घट गई। और मैं तो नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि एयरपोर्ट पर उनको गुजरात की पुलिस और बाकी लोगों ने कहा कि अब मत जाइए, और जिस प्रकार से विस्फोट हो रहा है, हो सकता है कि मंच के आसपास भी कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो वजह, मैं तो जाऊंगा, चूंकि जब लाखों लोग बिहार के आए हुए मुझे सुनने के लिए, तो मैं इनको निराश नहीं कर सकता हूँ।
और वो आए और भाषण देकर गए। लेकिन मैं कुल मिलाकर कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया है। हम बिहार के लोगों से अपील करेंगे कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। अभी लाखों लोग हमारे लौट के जाने वाले हैं। अभी हमारी 12 स्पेशल ट्रेन जा रही है और कल जब 10,000 से ज्यादा बड़ी गाड़ियां जो जिसको बसेस बोलते हैं और 25,000 छोटे वाहन आए हैं, तो इन सारी गाड़ियों को सेफ पैसे जो सुरक्षा प्रदान करके अपने अपने घरों तक पहुंचाने का दायित्व राज्य सरकार का है। राज्य सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। कल मोतिहारी में ट्रेन पर हमला हो गया, 1 दर्जन लोग घायल हो गए। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने बड़ा कैजुअल उन्होंने अपना प्रोग्राम बना लिया मुंगेर योग आश्रम में जाने का, कल पार्टी का रख लिया कार्यक्रम। उनका तो दायित्व बनता था, जब इतनी बड़ी रैली हो रही, गृह मंत्री हो तो पटना में रहकर एक एक मिनट टू मिनट एक एक चीज की मॉनिटरिंग करना, या गृह मंत्री और मुख्यमंत्री होने के नाते उनका दायित्व बनता था। आपको लग रहा है कि जो ऐतिहासिक रैली पटना के गांधी मैदान में हुई, जिसमें कहा जा रहा है कि पहले के कीर्तिमान गरीब रैला के और साथ के साथ जयप्रकाश नारायण की रैली के कीर्तिमान तोड़े गए, कहीं ना कहीं चूंकि ये बम ब्लास्ट हो गए तो ये जो पूरा मजा था, जो पूरा आयोजन था, वो किरकिरा हो गया? नहीं, देखिए आयोजन तो कभी किरकिरा नहीं होता, लेकिन ये बात सही है कि अब ज्यादा चर्चा बम ब्लास्ट क्यों होने लगी। नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार के पैकेज का सवाल उठाया, जो नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू मुसलमान दोनों से कहा कि हमारी लड़ाई गरीबी से है, न कि हिंदू की मुसलमान से और मुसलमान की हिंदू से। ये जो तमाम सवालात थे, फिर जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार को भोज का पर सम्मानित किया या सम्मान दिया, और उन्होंने जो व्यवहार किया, वो तमाम जो बातें थी वो बातें दब गई। इसका हम लोग को दुख है कि एक इतनी सफल रैली हुई, और लेकिन प्रसन्नता इस बात की कि हादसा होने से बच गया। बिहार बीजेपी ने दावा किया कि इस एक रैली के बाद बिहार में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में मुसलमानों को रिझाने की कोशिश भी की, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हमें बता रही हैं वो ये कि किशनगंज से जो ट्रेनें निकली, जिसमें आपको उम्मीद थी कि भर के मुसलमान आएंगे, आए नहीं। अभी भी वो नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को बिहार में शंका की नजर से और खौफ की नजर से देख रहे हैं। देखिए, ये खौफ पैदा किया हमारे विरोधियों ने। मैं इतना ही दावा करूंगा, क्योंकि हमारे पास अलग अलग आंकड़े तो है नहीं, लेकिन आज ही जो घायल हुआ उसमें कई मुस्लिम हैं जो हमारे पार्टी से जुड़े हुए थे। अभी मैं उनको देख कर आ रहा हूँ, तो बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आए हैं रैली के अंदर। और बिहार बीजेपी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन एक डर पैदा करने का प्रयास किया गया है मुसलमानों के मन में, बीजेपी के बारे में, विशेष करके नरेंद्र मोदी जी के बारे में। हम उस भ्रम को दूर कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी ने उस भ्रम को दूर करने का प्रयास भी किया है, और आगे आने वाले दिनों में उस भ्रम को हम दूर करेंगे कि लोग इन जज्बाती मुद्दों से ऊपर उठकर अपने विकास के बारे में सोचें। कुछ विरोधियों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक ऐसा आदमी जब गुजरात विधानसभा में चुनाव होते हैं, एक सीट मुसलमान को नहीं देता है, तो ये बातें तो करता है लेकिन मुसलमानों की हालत सुधारने के लिए कुछ करेगा नहीं। देखिए, ऐसा है ना कि सीट देना या न देना एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया कि हज जाने वाले यात्रियों के 40,000 आवेदन गुजरात में प्राप्त होते हैं या प्राप्त हुए, और बिहार में चूंकि गरीबी है, मुसलमान गरीब है, इसलिए जो कोटा उससे भी कम आवेदन आते हैं। तो आज मुद्दा यह है कि विकास मुद्दा है, और आज गुजरात का हिंदू या मुसलमान दोनों से विकास का फल खा रहा है, उन दोनों को उस विकास का लाभ मिल रहा है। तो उन्होंने इसी बात को बताने का प्रयास किया, और यही बात इन लोगों को बताएंगे कि हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है विकास, और हमारे लोगों का कैसे डेवलपमेंट हो, उनकी आर्थिक आमदनी कैसे बढ़े, ये ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहली दफा नरेंद्र मोदी ने अपने आप को चाय वाला बताया, कहा कि मैं गरीब था, बैकवर्ड क्लास से आता हूं, और कोशिश ये की कि बिहार में ओबीसी को अपनी तरफ खींचने की। आपको नहीं लगता कि बहुत सीधे सीधे तौर पर ये कास्ट की राजनीति है, जात की राजनीति है? कास्ट की राजनीति नहीं है, और क्या है? और जाति व्यवस्था एक सच्चाई है, ये हजारों साल की तो सच्चाई उसका से फायदा कोई उठाने की कोशिश करें। फायदा जिस नहीं। जातिवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी बोलते हैं, उसी का फायदा उठाने की कोशिश फायदा करें। की बात ही हो रही है। यानी बिहार के अंदर गरीबों की इतनी बड़ी संख्या है, तो उन गरीबों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना, वो ये कहने का प्रयास करते हैं कि राहुल गांधी को गरीबी मालूम नहीं है कि गरीबी क्या हो, गरीबी दूर करने की बात करते हैं, लेकिन मैं गरीबी में पला हूं, मैंने चाय बेचने का काम किया है। तो एक सामान्य आदमी जो गांव का, देश का जो गरीब आदमी, आपने अपने भाषण में कहा कि वो बैकवर्ड कास्ट से आते हैं। लगातार कोशिश तो ये हो रही। बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी कहती है कि जात की राजनीति से उठ के हमें देखना है, और फिर जाके आप जात की राजनीति करते हैं। फर्क क्या है आप में और बाकी? जात की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक वंचित समाज से आते हैं, और एक वंचित समाज का व्यक्ति भी अपनी मेहनत के बल पर इस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ये समाज के गरीब और पिछड़े लोगों को बताने की विरोधी ये कहते हैं कि अब तक ओबीसी के लिए मोदी ने किया क्या है। कोई सिर्फ ओबीसी होने से ओबीसी नेता नहीं बन जाता, अपने करियर में, अपने ट्रैक रिकॉर्ड में कुछ करके दिखाना होता है। उनका कहना है
कि ये जो रीपैकेजिंग की आपकी कोशिश है ये कामयाब नहीं होगी? नहीं होगी तो नहीं होगी, वो जाने कामयाब होगी कि नहीं होगी। हम तो केवल इस बात को, और नरेंद्र मोदी केवल बैकवर्ड के लिए करते हैं ऐसा नहीं है, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, हिंदू मुसलमान हो, वो कहते हैं अगर विकास होगा तो इसका लाभ सबको मिलेगा, और हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सबों का विकास करेंगे। और पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद का दावेदार, समाज के एक वंचित समाज का व्यक्ति, एक पिछड़े वर्ग से आने वाला व्यक्ति वो दावेदार बन रहा है। ये मैसेज हम बिहार के लोगों को हम देना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि आज तक जो गद्दी सुरक्षित एक खास खानदान, एक खास वंश के लिए थी, और एक गरीब का बेटा भी अपनी मेहनत के बल पर उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है, 4 बार मुख्यमंत्री। विरोधी कहते हैं कि मोदी को फिक्र है तो कॉर्पोरेट घरानों की, राहुल गांधी लगातार गरीबों के हित की बात करते हैं। देखिए राहुल गांधी तो वो गरीबों का टूरिज्म कर रहे हैं। जैसे लोग लाल किला और ताजमहल देखने आते हैं, जैसे साल में एक बार 2 बार वो किसी गरीब के घर में जाकर सोने का एक नाटक करते हैं, और वो गरीबी के साथ में गरीबों से जुड़ा हुआ, लेकिन गरीबी का जो दर्द उन्होंने महसूस किया है। और राहुल गांधी कॉर्पोरेट की बात करते, कॉर्पोरेट की बात आरोप लगाना बहुत आसान काम है, लेकिन इस देश में कॉर्पोरेट घरानों की राजनीति करके कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, और वोट देने वाले लोग कॉर्पोरेट घराने के लोग नहीं है। इसलिए यह कहना बड़ा आसान है। बिहार में भी मुख्यमंत्री आरोप लगा देते हैं, जबकि उन्होंने अपनी पार्टी का एक राज्यसभा का टिकट लगातार एक ऐसे व्यक्ति को दिया जो 8 पार्टियां बदलकर और 10,000 करोड़ की कंपनी का मालिक है, जो जेडीयू का सदस्य भी नहीं था, उसको राज्यसभा का सदस्य बना दिया। चलिए सुशील, इसलिए मैंने कि इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप उनका कोई औचित्य नहीं है। सुशील मोदी जी सीधी बात कार्यक्रम में आए, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सुशील मोदी से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।